अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। ईरान और पासदाराने इनकलाब जो है दोनों डटे हुए हैं। अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमले जारी हैं और जो इत्तलात बैनुल अक़वामी मीडिया से, हमारे मीडिया से, हमारी अपने ज़राए से हम तक पहुँच रही हैं, वहाँ पर सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, सिविल आबादी को। और ये वही क्राइम है जैसे गज़ा में किया गया था, कोई अलग क्राइम नहीं है, बिल्कुल वैसा क्राइम है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक खलबली है। अगर मैं स्पेन की बात करूं, स्पेन की गवर्नमेंट ने, उनके वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा स्टांस लिया, बड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने खुलकर ईरान पर होने वाले इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत ही नहीं की, बल्कि इसको एक क्राइम भी करार दिया। इसी तरह मुख्तलिफ दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। अब दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। महंगाई का एक तूफ़ान आना है। ये इतना आसान नहीं होगा कि आबनाए हुरमज़ की बंदिश हो जाए और पूरी दुनिया इसमें सुकून से अपनी लाइफ गुजार ले। बैनुल अक़वामी जो फ़िज़ाई रूट्स है उसकी बंदिश, उसकी डिस्टर्बेंस अरबों डॉलर्स के नुकसानात उठा रही है जो एविएशन इंडस्ट्री है। उसके साथ साथ जो लोग आने जाने वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए परेशानी अलग है। फिर इसी जंग को लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं उनके बॉर्डर्स अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। गल्फ़ क्या महसूस कर रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान ये क्या महसूस कर रहे हैं, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरी तरफ ईरान, इसराइल, अमरीका वॉर है। इसको लेकर बड़ी डिटेल आज डिस्कशन करेंगे। क्या इसके नताइज अखज़ होने, अब तक की जंग से क्या हासिल हुआ है, क्या हासिल हसूल है। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन इस वक्त दुनिया फेस कर रही है और एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का खदशा सर पे मंडला रहा है। और ये एक हम नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ साथ कई ममालिक इसके खदशात का इजहार करें। भारत एक ऐसा हरदरम मुल्क है और भारत के साथ अब तनाव बढ़ा है रशिया का। अब उसको जाके समझ आएगी कि कैसे तेल पानी की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है। पूरी दुनिया में एक साजिशी टोला भारत और इसराइल का गठजोड़, जो अमेरिका और बाकी इस तरह के तमाम जो ममालिक हैं जो शायद जंग को प्रमोट करना चाहते हैं। और फिर अफ़गानिस्तान एक हरकारा बन के सामने आया जो कि एक भरपूर तरीके से दहशत गर्दों की अमाजगा बना है, जिसका अब ख़ात्मा बहुत ज़रूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसका ख़ात्मा करता चला जा रहा है। डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम माहिर आलमी उमूर हैं, साथ ही साथ सईद अहमद रिट साहब माहिर आलमी उमूर हैं। दोनों हज़रात ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुंदस, इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है। पहले ज़रा हम ईरान और इसराइल अमेरिका वॉर की बात कर लेते हैं। मुश्तबा ख़ामेनेई उनको लीडर चुन लिया गया है, सुप्रीम लीडर के तौर पे अपने वालिद की जगह वो आ गए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ऐसे टाइम पर जहाँ पर पूरी दुनिया दबाव डाल रही थी, रिजीम चेंज की बातें हो रही थी और जो पहलवी हैं वो अपनी जगह पर एक पैगामात जारी कर रहे हैं ईरानी कौम को, एक बड़े राइट टाइमली और बड़े एक्यूरेट डिसीजन और बड़े फास्ट डिसीजन रैपिड लिए गए। जी बिल्कुल। और रैपिडली तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि आपने देखा है उन्होंने बहुत टाइम लिया है नए सुप्रीम लीडर को सेलेक्ट करने में। इसके पीछे कुछ वजूहत का कमा थी और ये भी कि शायद वो अगर अर्ली अनाउंसमेंट कर देते तो शायद उनको थ्रेट्स आना जो है वो स्टार्ट हो जाती और शायद वो उनको टारगेट करते। उनके पहले ही देखें कि 40 के करीब शहादतें जो हैं उस खानदान ने देखी हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ने देखी हैं। और मुस्तफा खamenei साहब के वालिद वालदा, उनकी वाइफ और उनके बेटे, मतलब उनकी फैमिली में और उनकी पूरी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप जो है, उसमें काफी शहादतें देखी हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने उतने प्रॉपरली टाइम लिया और ये कुछ इतना आसान नहीं था कि आप किसी को भी नॉमिनेट कर देते। उनका एक प्रॉपर प्रोसेस है, कुछ उनके क्राइटेरियाज हैं जिसको जो मीट करता होगा तो फिर तभी जो है वो सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठेगा। और मुस्तफा खamenei साहब का नाम जो है वो इन सारे क्राइटेरिया से पूरा उतरता था तो वो बने हैं। अच्छा, हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे ईरान में, जैसे मैं कहती हूँ कि इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप है, एक थियोलॉजिकल उनकी लीडरशिप और पॉलिटिकल थियोलॉजी है, वो मर्ज हो गई थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। 1979 में जब इनकलाब आया था ईरान में, तो उस वक्त इमाम खमैनी साहब जो थे वो एक प्रॉपर एक थियोलॉजिकल माइंडसेट था। उससे पहले हमने बहुत मॉडर्न और बहुत सेकुलर सॉर्ट ऑफ भी ईरान देखा है, लेकिन उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया था कि एक जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है और जो पॉलिटिकल थियोलॉजी है डिफरेंट चीज रहेगी। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मर्ज होती गई आहिस्ता आहिस्ता। और फिर आयतुल्लाह खamenei साहब ने, जो कि
अपनी जात में पूरे इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे से लेकर चलना जानते थे, तो उन्होंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। उन्होंने कहा व्हाई नॉट दिस रिलीजियस थियोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल के साथ मर्ज कर दी जाए, और पूरे ईरान की जो है वो यही फेस दुनिया के सामने आए एज अ कोर रिलीजियस, मतलब एक आप कह लें कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो एक कंट्री के तौर पर वो सामने आया था। तो उस हवाले से आप देखें जो सुप्रीम लीडरशिप है उनकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट कि इनका पॉलिटिकल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर कोई फाइज हो गया है, बल्कि एक पूरे मुल्क को उनकी पॉलिटिकल, उनकी मिलिट्री, उनकी रिलीजियस लीडरशिप का एक मर्ज, एक ऊपर एक बंदा बैठा है, ठीक है। अब इस सुप्रीम लीडरशिप को जो है वो डेफिनेटली वो इजराइल हो या अमेरिका उनकी नजरों में हमेशा से खटकता रहा है, और ये तो बहुत पुराना नेतन्याहू का ख्वाब था ईरान के ऊपर हमला करना। इस वक्त की सिचुएशन पर मजीद भी बात करेंगे। हमें डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, एंकर पर्सन भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं और बैन अवी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उसके भी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सज्जाद साहब, इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है और अमेरिका के हमले, इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं। इसी असना में बड़ी डेवलपमेंट हुई कि सुप्रीम लीडर को जिस तरह कत्ल किया गया ईरान के, उन्होंने बहुत टाइम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर चुन लिया। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। इस वक्त तो बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह की एक कहानी हमें नज़र आ रही है। ख़ुद को ताकतवर और एक बदमस्त हाथी समझने वाली दो क़ुव्वतें, इज़राइल और अमेरिका, जो ये समझा था कि ये चंद घंटों की मार है और इज़राइल में ईरान में शिराज़ा बिखर जाएगा और आयतुल्लाह खामेनेई के बाद इनकी जो ख़ास तौर पर पासदारान ईरान है वो ना सिर्फ बैकफुट पर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी अमेरिका, उसके इत्तेहादी बिलखुसूस इज़राइल की, कि जिन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को मार के एक अपने लिए एक सॉफ्ट कार्नर, जो हमेशा से उनका एक मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो यूरेनियम की अफसुदगी के लिए लें या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, उन्होंने इवन इस हद तक कि उसको हराम भी करार दिया। और वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी इवन कि IAEA के हवाले से जब एक ईरान में पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन हुआ, एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जब सामने आया कि वो IAEA के साथ जो है वो अपना पूरा प्रोग्राम मुअत्तल करने जा रहे हैं, तो तब भी उनके सुप्रीम लीडर ने इस हवाले से IAEA को एक और मौका भी दिया और उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और ये सेकंड अटैम्प्ट हुआ, यानी जून के बाद ये सेकंड अटैम्प्ट था कि उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया और मुज़ाकरात के दौरान कर दिया। अब जो नेटो के इत्तेहादी थे और यूरोप जो है अभी वाज़े तौर पर हमें तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो स्टेट ऑफ हुर्मस की बात हम करें तो स्टेट ऑफ हुर्मस पे ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जी हमने स्पेसिफिक जो वहाँ पे जहाज़ हैं उनको रोकना है और हमने तो जी नहीं बंद किया। हालांकि हमारे पास ये इतलात मौजूद हैं कि उनके पास जो मेरीन माइंस जो उन्होंने वहाँ पे बिछाई हुई हैं वो इंतहाई ख़तरनाक मेरीन माइंस हैं और छोटी छोटी बोट्स पर जो गन बोट्स हैं उनकी, वो भी वहाँ पे मौजूद है और उनकी रिट है स्टेट ऑफ हुर्मस पे। अब जो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह वाला मामला है उसको समझने की ज़रूरत है कि ईरान जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कह रहा है कि हमने 550 से 600 जो अमरीकी हैं उनको मार दिया है, इजराइलियों को हमने मार दिया है, बल्कि वो जो कुवैत में और बहरीन में बिलखुसूस जो उनके अड्डे थे उसमें ज़्यादा लोग उसके निशाना बने। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो एक ओवरऑल जो है मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्फ्लुएंशियल मीडिया है यरूशलेम का या तल अवीव का या इजराइल का, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा है। इवन कि आपने देखा कि पिछले दिनों में इंडियन कुछ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने आकर जो है सूरत हाल के बारे में बताया, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो एक्सपेक्ट कर रहा था वेस्ट उसके बिल्कुल अगेंस्ट ये सब कुछ गया है। और अब जिस तरीके से मुज्तबा खामेनेई जो है उसका चुनाव हुआ है, उससे एक दिन पहले बड़ी अच्छी हिकमत अमली की एक सियासी नजर आई कि उन्होंने फिल फॉर इनका नाम जो है सामने नहीं लाए। कुछ अरसे के लिए इनको पसे पुश्त डाला गया और ये डेलिबरेटली उन्होंने किया क्योंकि हमेशा से ये खतरा रहा था। चुन लिया गया था। ये इतलात हमारे पास हैं कि मुज्तबा खामेनेई को जो है वो चुन लिया गया था, लेकिन एक और दो नाम भी उन्होंने सामने रख लिए ताकि अमेरिका और ख़ास तौर पर जो उसके एजेंट्स हैं, इजराइल के एजेंट्स जो अब तक जो है वो आपको भी पता है कि जितनी उनकी लीडरशिप है, जितने साइंटिस्ट अब तक जो मारे गए हैं उसमें वही उनके मूसाद का, बल्कि इवन कि अब तो ये बात भी एक्सपोज हो गई है कि रॉ का एक नेटवर्क जो है वो बाकायदा तौर पर ईरान में काम कर रहा है। और अभी रिसेंटली जो आपने देखा कि जो उनकी शिप पे हमला हुआ जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए गए हुए थे, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ईरान
माजी में जो उसने फैसले नहीं किए, अनफॉर्चुनेट जो उनकी लीडरशिप जो है वो निशाना बनी है, इस मरतबा ये लग रहा है कि उसके लिए इन्होंने एक मौसर हिकमत अमली बनाई है। और इनके सुप्रीम लीडर के जाने के बाद जो पिछली लेयर है, जो सेकंड डिफेंस लाइन है, मैं समझता हूं वो इंतहाई एग्रेसिव है और वो अब बात करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने ये समझा कि आयतुल्लाह खामेनेई को हमने मार दिया है, शहीद कर दिया है, तो उसके बाद अब शायद ईरान घुटने टेक दे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो इनके पास एक अच्छा मौका था कि वो आयतुल्लाह खामेनेई को एंगेज कर रहे थे, इंटरनेशनली भी एंगेज कर रहे थे। 2-3 राउंड हुए, नेगोशिएशन हुई, कतर ने भी इसकी मेजबानी की। तो मैं ये समझता हूं वो तो अब उनके डिस्ट्रॉय पास हो गया, वो तो सारा प्रोसेस डिस्ट्रॉय। अच्छा सईद साहब प्लीज इस पर एक तो अभी डॉक्टर सजाद से और भी पूछेंगे। उन्होंने कहा कि जी कुछ चीज़ें हैं जो अभी और होना बाकी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले हो रही थी जो नहीं हो पाई, जो करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन इस वक्त सिचुएशन, एक नई लीडरशिप, सुप्रीम लीडर का इंतखाब, डॉक्टर सजाद का चुन पहले लिया गया था, लेकिन चूंकि वो उनके अपने टैक्टिक्स हैं, वॉर टैक्टिक्स हैं, उसकी बुनियाद पे उन्हें देर से सामने लाया गया। लेकिन आने के बाद हमने देखा कि इसराइल के ऊपर या अमरीकी जो अड्डे हैं उन पर बड़ी तेज़ी से ईरानी हमले भी जारी हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बहुत एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो है वो एक तरह से मैसेज जो है इसका है वो बड़ा क्लियर है कि ईरान जो है वो बिल्कुल घुटने नहीं टेकेगा और इस जंग को आखिरी दम तक लड़ेगा। और यही वो जो बात है कि जो जिस तरह से बात सज्जाद साहब ने भी की कि एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जल्दी ईरान जो है वो हार मान लेगा, लेकिन अब यहाँ पे ये बड़ा क्लियर है कि ईरान जो है वो बिल्कुल इस पे डट के खड़ा हुआ है। तो इसमें एक और जो मसला आया है वो मसला ये है कि आपको पता है कि जिस तरह से ऑयल प्राइसेस और सारा कुछ हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट है, क्योंकि वो रिलाय करता था यूएस के डिफेंस पर, अब मिडिल ईस्ट में ये मैसेज बड़ा गया है एक तरह से कि यूएस जो है वो उसको डिफेंड नहीं करता और बल्कि यूएस के जो बेसिस हैं वो उनके लिए एक तरह से थ्रेट बने हुए हैं और जहां जहां पे यूएस के बेसिस हैं वहां पे बमबारियां हो रही हैं। तो इस वजह से जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज जो कि बिल्कुल उनका जो पीस और उनका जो ट्रेड और उनका जो आप देखें तो यूएई और ये जो कंट्रीज हैं, इन सब का जो सबसे बड़ा वो बूम तो ये होता है कि यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल जो है वो फ्लाइट्स होती हैं, तो वो सारे का सारा डिस्टर्ब हुआ है। और जिसकी वजह से, और ये सब यूएस के अलाइज हैं और यूएस पे बहुत बेस रखते थे और इनका ख्याल था कि ईरान से हमें यूएस बचाएगा, लेकिन अब उल्टा हो गया है कि यूएस की वजह से इनको खदशा यानी इनको खतरात का लाहक है। तो ये सब अब बेसिकली यूएस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो इस जंग को खत्म करें, क्योंकि अगर ये जंग जारी रही तो इनका जो सारा वो ट्रेड है, इनकी जो एक तरह से जो इनका इमेज था वो सारा डिस्टार्ट हो गया है कि ये सिक्योर स्टेट्स हैं, यहाँ पे ट्रेड और सब कुछ होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला सिर्फ अब इसराइल और अमेरिका के अलावा उसको देखने और ईरान को देखने के अलावा ये भी देखने के लिए है कि ये जो रीजन है उसके साथ जो कुछ हो रहा है, और फिर पूरे एशिया के लिए आप देखें तो इसका बहुत बड़ा होगा मसला, क्योंकि जो 60% ऑयल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है एशिया को, और उसमें जो जापान है उसका तो 90% प्लस जो है उधर से आता है, और फिर आपका साउथ कोरिया का जो है वो तकरीबन 70% आता है। फिर आपको पता है कि जो सिंगापुर है वो भी उस पर रिलाय करता है। इसमें वैसे चाइना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाइना जो है वो किसी एक सोर्स से, क्योंकि उनका तेल नहीं आता और उनका जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ भी बड़ा अच्छा है, ईरान ने उनको इंश्योर किया है, तो वो काफी सिक्योर है। लेकिन उसके अलावा जो भी कंट्रीज है, इवन इंडिया जो है बहुत ज्यादा मसले में आ गया है, क्योंकि जो तेल इस वक्त उनकी जो नीड है एशिया की सारी, वो उसमें जो है वो 60% से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से आप देख रहे हैं, यानी अपना हॉर्मुज वो जो है वो बंद हो गया है, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस जो है वो एशिया के लिए है, और ये अगर प्रोलॉन्ग करेगा तो उसका प्रेशर भी अमेरिका पे आना है, और ये तमाम के तमाम स्टेट्स जो है अमेरिका के ऊपर नाराज होंगे। और इस वजह से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें यूरोप तो पहले ही नाराज है और डिवाइडेड नजर आ रहा है, लेकिन अब एशिया में भी अमेरिका के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में जो सिक्योरिटी का इशू है वो भी मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट अब सोचेगा आगे चल के कि वो क्या यूएस पे रिलाय कर सकते हैं या उनको किसी और तरफ देखना चाहिए। और इसमें जो पाकिस्तान और सऊदी का जो आपको पता है कि डिफेंस पैक्ट हो चुका है, तो ये आगे चल के उस तरफ कहानी और भी बढ़ सकती है, और कुछ और भी स्टेट्स जो है वो इसका ये सोच सकते हैं मिलके कि जो है अमेरिका पर रिलाय नहीं किया जा सकता, और जो इस रीजन की सिक्योरिटी
है उसके लिए कुछ और एग्रीमेंट्स और कुछ और डिफेंस पैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है डॉक्टर सजाद। ये मैं अगले उस पे अगले ब्रेक के बाद दूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा इस पे पूरी डिस्कशन करेंगे हम अगले पॉइंट। ये बताएं, इस वक्त जो आपनाए हुर्मुज़ का मैटर है, इंडिया भी उससे इफेक्ट हो रहा है? इंडिया ने तो छुरा घोंप दिया था रशिया की पीठ पे, ईरान की भी पीठ पे, आपके सामने ही है, वो अमेरिका के साथ वेनेजुएला का मुआहदा कर बैठा था। अब क्या प्रॉब्लम हुई है? और अब तो रशिया भी वैसे उनके साथ काफ़ी सीधा हो गया। 11 से ज़्यादा ममालिक तो बराह रास्त जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के इस इशू पर जो है वो मुतासिर होने जा रहे हैं। चीन की ज़रूरत है 75% ज़रूरत जो है वो भी यहीं से पूरी होती है। और हम ब्लू इकॉनमी की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ तेल की और क्रूड ऑयल की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता है पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है बदस्तूर जो है वो उनकी भी तरसील नहीं हो रही है, उनकी रसाई नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी जानिब जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और मायरीन ये समझते हैं कि अगर ये एक हफ्ता मजीद जारी रही तो 120 डॉलर तक जो है वो बैरल जो है वो पहुंचने के खतरात हैं। और मैं ये समझता हूं कि अमेरिका के अपने अंदर भी 113 तक मामला बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा बात को यहीं से शुरू करेंगे। और ये मिडिल ईस्ट वाला मामला, अब क्या अमेरिका अपने अड्डे या अमेरिका ने जो हिफाजत के नाम पे जो कुछ उन्हें कहा वो सिर्फ अपने जहाज़ों को खड़ा करने के लिए, अपने फौजियों को वहाँ उतारने के लिए था? क्या कुछ नया सोचा जा रहा है या सोचने की ज़रूरत है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर सजाद प्लीज़ आप बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं उस पर भी जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है रिट साहब ने। अच्छा देखिए, एक तो जो बड़ा इंपॉर्टेंट उस डिफेंस पैक्ट की जो बात की जा रही है, तो एक तो ये जो डिफेंस पैक्ट है जो रियाज और इस्लामाबाद के दरमियान हुआ है उसको थोड़ी समझने की ज़रूरत ये है कि वो डिफेंस पैक्ट जो है वो इजराइल को लेकर है। अगर इजराइल से कोई बराह रास्त इस तरह का ख़तरा होता है तो उस डिफेंस पैक्ट में जो है वो पाकिस्तान बराह रास्त जो है वो सऊदी अरब के साथ मिलकर जो है वो हमला करेगा। और उसके लिए कई मुआहदे हो भी चुके हैं। अब ऑलरेडी जो आपको भी पता है सऊदी अरब का यूएई के साथ भी मसला है, सऊदी अरब का हौसियों के साथ भी मसला है, और भी कई मसाइल हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान जो है उस हवाले से पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में बड़े वाज़ेह चीज़ें हैं कि मुस्लिम ममालिक के साथ हम, हाँ, उसमें हम नहीं उलझेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। एक बड़ी स्मार्ट मूव जो है वो हमने देखा है जो पासदारान ईरान की जानिब से हुए हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, जिन्होंने अपने हम मनसबों को फ़ोन करके ये यकीन दिलाया है कि हम आप पर हमला आवर नहीं होंगे। नहीं, लेट मी क्लियर, ये बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने कहा हम आपकी सॉवरेनिटी का एहतराम करते हैं। इवन कि उन्होंने तुर्क वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन करके कहा है हमारा हदफ जो है सिर्फ और सिर्फ अमरीकी तनसीबात हैं, अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि उन्होंने मिसाइल शिकन 4 एयर डिफेंस सिस्टम को, और आपको ये भी बताता चलूं कि 3 जो थे एयर डिफेंस सिस्टम जो थे वो ऑलरेडी इजराइल इंटरसेप्ट कर रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर रहा था, लेकिन 2 और मजीद जो है उनको एयर डिफेंस सिस्टम दे दी गई। $1 बिलियन का नुकसान है। अब कुछ 5 जो आपके जो एयर डिफेंस हैं वो बाकायदा तौर पर इजराइल में नस्ब किए गए हैं, यानी वो बचाया गया है। किसको? इजराइल, तल अवीव और यरूशलेम और इनको बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन जहां पर अपने फौजी अड्डे बनाए थे, कतर में सबसे बड़ा अपना फौजी अड्डा था, यूएई में था, और इसी तरह बहरीन में, उन सबको छोड़कर इजराइल को डिफेंड करने वो चले गए। और इजराइल में इस वक्त 5 एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और मैं ये स्मार्ट मूव इसलिए आपको कह रहा हूं कि एक तरफ तो उन्होंने मिडिल ईस्ट के ममालिक को यकीन दहानी करवाई है कि हमें आपकी सॉवरेनिटी का एहतराम है, लेकिन अगर आपकी तरफ से हमला हुआ तो जवाब देना हमारी मजबूरी है। ये उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया। अब क्या हुआ? अब अमेरिका इस हवाले से फंस गया है कि अमेरिका अपने सिफारत खाने खाली करवा रहा है, अपने शहरियों को जो है वो मिडिल ईस्ट से निकाल रहा है। वो कहता है कि आप यहां से निकल जाएं। अब कंफ्यूजन ये हो गई है कि अब ये जंगबंदी की तरफ जाने की कोशिश करें जिसे सीज फायर का नाम दिया जाएगा, लेकिन पहले से ईरान ने कह दिया है कि मुस्तकिल जंगबंदी के अलावा हम इसको किसी सीज फायर को मानने के लिए, जैसे गजा में शुरू में एक ड्रामा हुआ, 2 महीने की बात हुई, महीने की बात हुई। अब इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आपको मैं बताता चलूं कि मैं पहले आपके यहाँ पे प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार ये कहकर गया हूं और आज मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं। अगर कोई ये समझता है कि मॉस्को और बीजिंग जो है वो महज सिफारतकारी तक महदूद है और वो इन इज्तिमाई मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मैं इज्तिमाई मफादात फिर कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि क्या आपको लगता है कि चाइना ये चाहेगा कि अमरीकी इन्फ्लुएंस जो है वो ईरान में बढ़ जाए?
क्या मॉस्को ये चाहेगा कि इजराइल और इनका नेक्सस ऑब्वियस जो है, है नहीं चाहे नहीं प्यूटन के चाहेगा? होते तो जो हालात है वो तो बिल्कुल तो नहीं ये हालात का उनको पहले से पता था। मैं आपको कहूं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट एक्सेस है, कम्युनिकेशन एक्सेस है और इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो ईरान के साथ बड़ी जबरदस्त अंदाज में चल रही है। और अमेरिका इस बात का बरमला इजहार कर चुका है कि रूस जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ईरान के साथ, और हमारे अड्डों की इतलात, हमारे फौजियों की मालूमात जो है वो फराहम कर ठीक रहा हो है। गया। इस पे हम जरा डिटेल और बात करें। आपने एक अच्छी चीज़ की, ये पॉइंट क्लियर किया जो मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ कि सिर्फ सिफारतकारी तक महदूद रहेंगे दो बड़े की प्लेयर्स या उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर सजाद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके सामने है और वो सारा उन्हीं बुनियादों पर है जो इतलात बाहर से आ भी रही हैं, और उसमें अमेरिका ने खुद भी इसका इजहार किया है कि रशिया इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है। डॉक्टर सुंदर, इस वक्त अब हम इस सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की भी बात कर लेते हैं, उसकी बंदिश। जो बड़े ममालिक हैं उनका नुकसान किस हद तक हो जाना है अगर मज़ीद जंग एक हफ़्ता और जारी रहती है? उसके नताइज हमारे सामने, पेट्रोल की सूरत में, पेरिशेबल आइटम की सूरत में, और बड़े डिटेल चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरा, एक तरफा जंग नहीं हो रही कि इसराइल अमेरिका मार रहे हैं, ईरान ने भी भरपूर जवाबी हमले किए हैं। फिर तमाम गल्फ या तमाम वो स्टेट्स जो हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं उनसे बात भी हुई है, जो अभी सजाद बुखारी साहब ने बताया। ये कोई नई मूव है? नहीं, पहले जो आपकी सवाल का जवाब किया, आपने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से वो बंद नहीं हुआ, वो एक सिलेक्टिव कंट्रीज को एक्सेस देना और किसी को ना देना, क्योंकि चाइना के तो उनके साथ एग्रीमेंट 2021 में जो हुआ था $400 अरब का चाइना और ईरान के माबैन कि आप हमें जिनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2021 में हुई थी, उसके बाद से तो यही तो बात है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मज़ चाइना के लिए बंद नहीं करेंगे, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। तो यही वो टाइम था जिसके लिए $400 का एग्रीमेंट चाइना ने ईरान के साथ किया था, ताकि वो तेल के हवाले से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद ना किया जाए, क्योंकि अगर इसका नुकसान होता तो इस खत्ते में सबसे ज्यादा चाइना और भारत को ही होता। 70 to 80% इंडस्ट्री जो है भारत की, वहाँ पे ऑयल कहाँ से आता है? आपके पाकिस्तान में 80% LPG और ये पेट्रोल खलीजी ममालिक से आता है। तो पाकिस्तान, चाइना के लिए उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ा है, लेकिन कुछ ममालिक हैं जिनको उन्होंने एक्सेस नहीं दिया स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से, तो इनको मालूम है। इंक्लूडिंग इंडिया, बड़ा अच्छा इंक्लूडिंग इंडिया। जी बिल्कुल, अगर इंडिया जो है वो बिल्कुल, अभी ईरान ने अपना लेसन लर्न किया इंडिया के साथ। आप देखेंगे पिछले साल हमने देखा कि उनकी थोड़ी सी जो गठजोड़ होती थी हमने देखी थी पाकिस्तान को माइनस करके। तो नाउ ईरान हैज लर्न हिज लेसन के भारत का साथ देने का, रॉ का साथ देने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो ईरान ने तो अपना लेसन लर्न किया, और खलीजी ममालिक को भी अपना लेसन लर्न करना चाहिए जनाब, कि अगर आप पाकिस्तान और अपनी बाकी इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट जाकर अड्डे देते हैं तो 500-600 तो क्या कितना विजिलेंट है अटैक करने में ईरान जो है। एज पर स्टेटमेंट आयतुल्लाह खamenei साहब की स्टेटमेंट की, अगर हमला किया तो सब पे करेंगे, और पूरी दुनिया ने देखा। और अभी जो मिसकैलकुलेशन जो है पार्ट पे है इजराइल के और अमेरिका के, कि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी लंबी जो जंग है मतलब वो चलेगी, और वो दोनों तरफ से काउंटर अटैक हो रहे हैं। जो एक ज़ायोनिज़्म है इजरायली, ना कि वो थमने का नाम ले रहा है, और ना ईरानियन का विजिलेंस है ना वो रुकने का नाम ले रही है। बीच में अगर कोई पपेट बना हुआ है, आई वुड से, जो अमेरिका जो है, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कहा कि ये जॉन एफ कैनेडी के दौर से जो है, लास्ट सेंचुरी से जो नेतन्याहू किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ये करना चाह रहा था, और फाइनली ट्रम्प जो है अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाकर, जो कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं अमेरिकन से, इज दैट अमेरिका कम फर्स्ट और इजराइल कम फर्स्ट? क्या अमेरिका की प्रायोरिटी क्या है, इजराइल है या खुद अमेरिका की प्रायोरिटी है? तो अभी ये जो है कि अपनी रिजीम जो है ऑन द स्टेक, उसके अपने लोग, उसकी अपनी कांग्रेस, उसकी अपनी वोट बैंक जो है ट्रम्प की, वो बहुत बुरी तरह स्टेक है। और अगर किसी को रुकने की जरूरत है तो इस ज़ायनिस्ट माइंडसेट को रुकने की जरूरत है, तभी मॉस्को और बीजिंग जो है बीच में कुछ अपना सालसी किरदार अदा कर सकते हैं। तभी इस लेवल पर तेहरान में जो पाकिस्तान और तुर्किया अपना सालसी किरदार अदा कर सकते हैं, अगर इस ज़ायनिस्ट माइंडसेट को अमेरिका कंट्रोल कर ले तो, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। ठीक हो मेरा ख्याल है कि तो तवील मुद्दती जंग से रहने के बाद से बेशक अभी फ्रंट एंड पे नहीं नुकसान हो रहा अमेरिका को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने से चीज को, लेकिन होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी देखिए 100 बैरल तक जो है वो तेल की कीमतें पहुंच गई, जो कुछ दिन पहले तक खदशा जाहिर किया जा रहा था जब 70-80 पे था, 100 से भी क्रॉस कर चुकी हैं। तो ये ना सिर्फ रीजनल लेवल पर बल्कि सुपर पावर्स को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके नुकसान जो है वो बेयर करने पड़ सकते हैं। तो इसको रुकना चाहिए, जो कि रुकता हुआ नजर नहीं आता।
हाँ, पूरी पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। अच्छा रिट साहब, पहले ज़रा हम इस पर बात करते हैं, फिर वो जो आपका पॉइंट था वो भी बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट को क्या सोचने की ज़रूरत है। उससे पहले क्या इस जंग की शिद्दत जिस हद तक बढ़ चुकी है, इसमें कोई बीच का रास्ता चाहिए? फिर हम आबनाए हुर्मस की जो बात कर रहे हैं आप सारे हम लोग मिलके, कि कुछ ममालिक को है, अगर भारत को नहीं है तो समझ आ रहा है फिर सारे ममालिक को कि जिस तरह भारत छुरा घोंप रहा है पीठ में अपने दोस्त बनकर। रशिया के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने भी मामलात को बहुत सीधा कर लिया, ईरान के साथ हुआ उनको भी समझ आ गई। अब रह गया अफगानिस्तान जो इनका बड़ा हरकारा बना हुआ है, और इसराइल की फंडिंग पर वो हम पर टेररिज्म करने पर चढ़ दौड़ा था, उसको जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त मिल गया। जी, इसमें मेरे ख्याल में जिस तरह से आप देखते हैं तो इसराइल तो कहता ये है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सारी ये जंगें और सब कुछ कर रहा है। तो ये सोचने का मकाम है इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी कि ये जो आप जंगें करके सिक्योर अपने आप को करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से तो कभी नहीं होता कि आप मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करके लोगों को गुलाम बना के और अपना जंग करेंगे। तो लाज़िम बात है वहां से कुछ ना कुछ जवाब आएगा और कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसमें 2024 में एक 57 कंट्रीज का पूरा वो इजलास हुआ था मुस्लिम कंट्रीज का, और उन्होंने इसराइल को ये ऑफर की थी कि आप अगर 1967 के जो वायदा है यानी उसके हिसाब से जो टेरिटरी है उस पे आ जाएं और 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लें, तो हम मुस्लिम ममालिक 57 आपको गारंटी देते हैं पीस की। तो आप अगर पीस चाहते हैं तो पीस तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है और आपके ख्याल में कोई एंड गेम और हो सकती है और इसराइल को पीस किसी और तरीके से मिल सकता है, तो फिर हमें बताएं कि उस पे भी बात हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस तरह से करेंगे कि आप हमें मारते रहेंगे, आज आपका जो है वो गजा में मसला है, कल फिर ईरान में मसला है, उसके बाद फिर आपका किसी और जगह पे मसला है, तो इस तरह से तो फिर जंगें कर करके आप अपने आप को सिक्योर तो नहीं बनाएंगे, बल्कि उससे आप अपनी दुश्मनियां बढ़ाएंगे और आप ज्यादा इनसिक्योर होंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो पॉइंट है सिक्योरिटी वाला, ये इसराइल को दोबारा से सोचने की जरूरत है कि ये जो 1948 से अब तक वो जंगें करता रहा है और अपने इतना सब कुछ उन्होंने डोम बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बावजूद क्या इसराइल अब सिक्योर है? और क्या आगे वो जो कर रहे हैं जिस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल ये जंग जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी क्या इसराइल सिक्योर हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इसराइल के लिए और अमेरिका दोनों अच्छा, के लिए इसमें है एक कि दो सिक्योरिटी चीज़ें कभी और भी भी इस तरह से हैं, नहीं मैं मिलती। चाहूँगा ज़रा हम उस पर भी बात कर लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पर। डॉक्टर सजाद साहब, एक नया बयान लिंडसे ग्राहम की तरफ से, सेनेटर हैं आपको पता ही है, कि जी जो वालिद की सिचुएशन थी वही बेटे के साथ हो गई, ये फिर एक धमकी है। दूसरी तरफ रज़ा पहलवी, ये चैप्टर वो ईरान की आवाम को एक मैसेज दे रहे हैं, ये क्या है सारा कुछ? देखिए, रजीम चेंज के हवाले से तो पहले एक हिकमत अमली उनकी थी और वो हिकमत अमली बुरी तरह फेल हुई है। ये अभी बुरी भी तरह, हुई है? बिल्कुल, ये आपके बरतानवी जो बड़े अहम जो खबर रसां इदारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं और बता चुके हैं कि ईरान में जो आपकी रजीम चेंज की जो कोशिश थी वो बुरी तरह नाकाम हुई है, बल्कि पहले से ज़्यादा लोगों का एक सेंटीमेंट जो है वो निकल कर खुलकर सामने आया है और वो पासदारान ईरान को और जो उनकी लीडरशिप है उनको सपोर्ट कर रही है। इवन के बच्चे और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे निकलती है और उनके हक में नारे लगाती है। मुत्तहिद हुई है कौम मुतहद मजीद 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 नए मुतहद सुप्रीम हुई। लीडर को लेकर? अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो वाला काम करें जिस पे अब इजराइल और अमेरिका के दरमियान भी जिस तरीके से उनके ऑयल रिजर्व्स पर हमला किया और उस पे खदशात का इजहार किया अमेरिका ने। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, वो या तो आम सिविलियन पर हमला करेंगे, कर भी रहे, जी बिल्कुल, स्कूल आम आपके सिविलियन पर सामने हमला है, करेंगे, बच्चियों को शहीद उनके कर दिया रिजर्व्स गया। पर, उनके वाटर रिजर्वायर्स पर जो है वो हमला करेंगे। उनके पास इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब माजरत के साथ मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा, अब ये दुम दबा के भागने के लिए रास्ता देख रहे हैं कि किस रास्ते से ये निकले। आना तो पाकिस्तान के पास ही पड़ेगा। अब एक और बड़ी इसमें अहम बात है, पाकिस्तान का जो किरदार है, वो पाकिस्तान का किरदार जो है वो हमारे कुछ नादान दोस्तों को अभी तक पता नहीं है और उनको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड पे रहेगा कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो उस वक्त खुलकर सामने आएगा कि पाकिस्तान जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बड़ा एक अहम रुकन बना था और है वो उसका, उसमें उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? क्या उसकी कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, उसकी वजह थी, या पाकिस्तान ने अपनी दिफाई कुव्वत का मुजाहरा करके दुनिया को हैरान किया तो वो इसमें एक बड़ी वजह थी, या पाकिस्तान के जो इस वक्त की फॉर्मेशंस, नई फॉर्मेशंस हुई हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ किन ममालिक का टिल्ट है, ये बड़ी काम। और मैं ये बेसिक रीजन है आपकी नजर में? हाँ, एक और चीज बड़ी यहाँ पे अहम है, डिफेंस पैक्ट जो है 2 ममालिक के दरमियान हुआ है,
ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त ईरान है, जिसमें सबसे सऊदी अरब है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही ठीक है है। ऑयल की। उसका डिफेंस पैक्ट किसके साथ हुआ है? पाकिस्तान के साथ हुआ है। ये एक छोटी बात नहीं है, इसको हम बाज़ औक़ात बड़े नज़रअंदाज कर देते हैं इस फैक्टर को। ये बड़ा एक अहम फैक्टर है। अब यहाँ पर रोल किस किस का कौन रोल प्ले करेगा? मिडिल ईस्ट के ममालिक को तो बात समझ आ गई। खैर समझ आ भी जाए तो समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, तो उनको अब समझने का क्या फ़ायदा कि जब वो आपकी टेरिटरी को नहीं संभाल सके। वो ये कह रहे थे कि भाई हम आपको भी बचाएंगे, वो खुद को नहीं बचा सके। इस पे हम अभी करते हैं वो अपने डिफेंस सिस्टम जो थे उनके, जो उनका एयर डिफेंस था, वो जो इंटरसेप्शन थी उनकी, जिस तरह उन्होंने इंटरसेप्ट करना था, वो नहीं कर सके। अब यहाँ पे रूस का एक बड़ा अहम रोल प्ले होगा। सर एक ब्रेक के बाद मैं रशिया पर आपसे ही शुरू करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पे बात। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहब प्लीज। ये रूस वाला मैटर बात कर रहे थे। दूसरा आपने जो अभी जिक्र किया, जो सईद रिट साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया था, इसको थोड़ा सा मजीद एलेबरेट भी कर दें कि ये गल्फ ममालिक जिस तरह से अमेरिका दिफा के इनसे पैसे बटोर रहा है, क्या कोई नई सोच भी डेवलप हो रही है वो भी? और अभी आप रशिया के एक रोल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आई, गोके रेलिवेंट ही है ये भी। हमारा जो एक पड़ोसी था जो ये कहता था कि मोदी अब आंखों में आंखें डाल के बात करता है और मुंह भी नहीं झुकाता, सर भी नहीं झुकाता। आप यकीन जानते हैं उसने सर भी झुकाया है, दुम दबा के भागा भी है और आंखें भी चुरा रहे हैं। वो कैसे? इन्होंने ये कहा कि जी अब हम अमेरिका के सामने डट के खड़े हो गए हैं, अब हम जो है रूस से भी तेल लेंगे, हम ये करेंगे। साथ ही उसके साथ मुआहिदा कर दिया और इंपोर्ट रोक दी उन्होंने। अब मिनतें तरले करके कहा है कि जी हमें 30 दिन का पेट्रोल चाहिए। पहले कह रहे थे हमारे पास रियायती निर्ख पे नहीं मिल रहा है। नहीं, रियायती निर्ख पे नहीं मिल रहा। अब रूस जो है, पाकिस्तान का तो पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम तमाम ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं और हमारे लिए कोई बाइंडिंग नहीं है यहाँ पे, हम किधर से इंपोर्ट करें क्या। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करता है, ट्रीटीज़ को, मुख्तलिफ कन्वेंशंस को देखता है। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा मोहतात अंदाजे से काम किया, बड़ा मोहतात खेला है पाकिस्तान। कुछ नादान दोस्तों ने कहा कि जी हमें एक तरफ वेस्टर्न की तरफ एंगेज करके इधर से कार्रवाई डाल दी और ये कर दिया और वो कर दिया। वो सादे लोग हैं हमारे, वो इस बात को नहीं समझते। पाकिस्तान जो है वो पैरेलल जो है कई महाजों पे पहले भी काम कर रहा था। आप मुझे बताएं, ईस्टर्न और वेस्टर्न दो फ्रंट पे तो पाकिस्तान पहले भी काम पहले से कर रहा है। ठीक है, इंटरनल हमारी जो हाइब्रिड वार, डिजिटल वार जो है हमारी, उसका भी मुकाबला उसका मुकाबला भी पाकिस्तान कर रहा था। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुकाबला भी कर रहा था, जो कि हमारा थर्ड फ्रंट है। बिल्कुल थर्ड फ्रंट है, इंटरनल सिक्योरिटी थी हमारी, उसको भी पाकिस्तान उससे भी नबरद आजमा है। अब पाकिस्तान जो है इसमें की प्लेयर है, मैं बार बार कह रहा हूं। और पाकिस्तान इवन के मॉस्को भी, बीजिंग भी, आपका वाशिंगटन भी, आपका तल अबीब भी, उनकी निगाहें इस टाइम पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब पाकिस्तान की बड़ी स्मार्ट मूव है। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह बता दिया है कि ये मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला करना और फिर ईरान के मंदूब का यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर 3 ममालिक का जिक्र करना। तो उस तरफ हमने बात क्यों नहीं की? उन्होंने 3 ममालिक का शुक्रिया अदा किया कि आपने वाज़े मौकिफ अपनाया है बिल्कुल कि हम इस पर हमले पर शदीद अल्फाज में मुज़म्मत, पाकिस्तान ने खुल के मुज़म्मत किया आसिफ इफ्तिखार साहब ने। मैं ये समझता हूं कि अभी हमें इस बात का इदराक है, इस बात का हमें पता है कि हमारा एक सेंटीमेंट है, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है ईरान, वहां पर कत्ल गारत जो है वो किसी सूरत में जो है किसी पाकिस्तानी को काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको जो रूस के हवाले से बात करता चलूं, रूस इस वक्त इस तमाम सूरत हाल को देख के इस सूरत हाल का बेनिफिशरी है, उसका ऑयल बिक रहा है। और यूरोप जो है, इवन के स्पेन खड़ा हो गया। आज तो स्विट्जरलैंड की जो स्विट्जरलैंड ने भी बड़ा वाजे और बड़ा सॉलिड उनका खुली खिलाफ वर्जी है आलमी कवानीन की। अच्छा रिट साहब, ये जो डॉक्टर सजाद साहब, बड़ी बड़ी बात, पाकिस्तान का रोल, रशिया का रोल उन्होंने बता दिया, चाइना का रोल भी हमें समझ आ। ये 3 बड़े की प्लेयर्स हैं इस वक्त, क्योंकि इंडियन अब खुद मान रहे हैं कि इंडिया हर चीज में रेलिवेंट है, सिर्फ किसी के साथ लग सकता है, खुद से उसकी कोई पॉलिसी कारआमद नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, उस थप्पड़ खाने के बाद 10 मई के।
जी, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत गलत जो है वो टाइम पे जो मोदी साहब ने इसराइल का दौरा किया और उसके नतीजे में उनके जो है वो लाज़िम बात है रशिया के साथ जो ताल्लुकात और जो ईरान के साथ ताल्लुकात, उन सब में बहुत बड़ी एक तरह से खराबी पैदा हुई। और आपको पता है कि हिस्टोरिकली जो है वो कांग्रेस तो क्लेम करती रही है कि वो जो है फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी रही है। तो इस वजह से वहाँ पे वो बिल्कुल एक उल्टी यू टर्न लेके वो जो है वो इसराइल चले गए। तो इंडिया को एक बहुत ही गलत फॉरेन पॉलिसी एक मूव थी, जिसका उसको बहुत बड़ा खमियाजा वैसे आगे रेड चल साहब के एक भी छोटी सी भुगतना चीज पड़ेगा। दरख्वास्त, वो शायद बे फॉर्म में ना अपने वल्दियत ढूंढने के लिए वहाँ गए थे, उन्होंने बता भी दिया कि जी वो फादरलैंड वो है, मदरलैंड ये है, और अफगानिस्तान शायद सनलैंड है। अबू बदलने के एक्सपर्ट हाँ, और अबू सनलैंड बदलते हैं बड़ी अफगानिस्तान जल्दी। है ना, तो वो शायद ये करने गए थे जी। मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा था कि ये जो रशिया की जो बात है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें तो इस वक्त जो अली खामनाई के बाद जो यानी मुज्तबा खामनाई की जो नॉमिनेशन हुई है, तो सबसे पहले जो बयान आया है हिमायत में वो पुतिन का है। और रशिया बिल्कुल खड़ा है ईरान के साथ, बड़ा क्लियरली खड़ा है। चाइना भी खड़ा है, लेकिन चाइना उस तरह से जो है वो यानी बाहर निकलकर उस तरह से नहीं करता, क्योंकि चाइना का जो स्टाइल है वो अपना स्टाइल है, वो पीछे से, और वो लाजिम बात है कि अभी इस वक्त अमेरिका के साथ बिल्कुल आमने सामने आने की पोजीशन में वो नहीं है, उनकी पॉलिसी इस तरह से नहीं है अभी। तो इस वजह से वो थोड़ा सा यानी दूसरी तरह से खेल रहे हैं। लेकिन रशिया बिल्कुल और बेनिफिशरी है, बिल्कुल रशिया बिल्कुल सही कह रहे हैं सजाद साहब, क्योंकि आप देखें तो रशिया ने जो है रशिया के साथ जो कुछ हुआ है यूक्रेन में, उसमें अमेरिका ने जिस तरह से प्ले किया है, तो रशिया चाहता है कि अमेरिका को अब वो सबक सिखाए कि उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है ये कि ईरान में वो जो ईरान को सपोर्ट करके ईरान को जो है सारी उसके थ्रू अमेरिका को जो है वो डिच करे और अमेरिका को समझाए कि जो है रशिया के साथ दुश्मनी क्या होती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सजाद साहब कि पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक बड़ा इस जो पूरी गेम है उसमें पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आती है पाकिस्तान की, कि बहुत केयरफुल और बहुत ही और बड़ा मुश्किल एक तरह जी, से झुकाव सूरत-ए-हाल नहीं थी है, उसके पाकिस्तान के लिए। बावजूद सबके साथ खड़ा, सबके लिए ओपन है पाकिस्तान, और डे वन से है वैसे पाकिस्तान ने कभी जी। किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी डिफिकल्ट आवर में पाकिस्तान ने बहुत ही वाइज पॉलिसी चले हैं। और एक तरफ से आप अमेरिका के साथ भी जो है बोर्ड ऑफ पीस में है, दूसरी तरफ से ईरान भी आपकी जो है प्रेज कर रहा है, और उसके साथ साथ सऊदी अरब के साथ और गल्फ स्टेट्स के साथ भी आप खड़े हुए। तो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जिसको पाकिस्तान ने मेंटेन किया है, जिसके लिए मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन ऑफिस की और हमारे जो लीडरशिप है उनकी तारीफ करना बिल्कुल बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप जरा मिडिल ईस्ट जो आपने पॉइंट उठाया था डॉक्टर सजाद साहब, पॉइंट बड़ा अच्छा था रेड साहब का। मिडिल ईस्ट क्या कुछ नया सोचने पर मजबूर है? उन्होंने तो सिर्फ अड्डे बना रखे थे और दिफा तो किया नहीं। मैं बहैसियत तालिब इल्म जो है कई मुतादिद बार अपने कई शोज़ में जब भी मेरा एनालिसिस या मैं गोशगुजार होता हूँ तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, और आज मैं अपना मौक़िफ़ फिर दोहराता हूँ। फिल फॉर न्यू फॉर्मेशन की ज़रूरत है। नई सफ़बंदियाँ जितनी तेज़ी से हो रही हैं, नई सफ़बंदियाँ होनी चाहिए। अगर ये सफ़बंदियाँ ना हुई तो ये जो बदमस्त हाथी हैं ये चढ़ दौड़ेंगे, ये मुश्किलात पैदा करेंगे, ये डिवीज़न पैदा करेंगे। और अब जो है इस बात का इदराक हुआ है, इस बात का मिडिल ईस्ट के कई ममालिक को इस बात का अब इदराक हुआ है कि मुश्किल वक्त में जब हम भी कहते थे कि एक बेवफा दोस्त साबित हुआ अमेरिका, माजी में भी हमें बीच चौराहे पे लाके उसने छोड़ दिया और भंवर में हमें फंसा के वो इधर से निकल गया। तो यही रोल उसने मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ भी वही रोल प्ले किया है। वो ख़ुद को डिफेंड करता रहा है, अपने शहरियों को उसने डिफेंड किया है। इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम जो है जदीद और जदीद मिसाइल्स उनको देता रहा है, जदीद उनको एयरक्राफ्ट देता रहा है। लेकिन उन्होंने मिडिल ईस्ट को जो है वो रहमो करम पे छोड़ दिया, ईरान के मिसाइलों के रहमो करम पे छोड़ दिया। लेकिन मिडिल ईस्ट के ममालिक भी बड़े कॉन्शियस थे और उन्होंने कई ममालिक को, बल्कि इजराइल को भी, अभी आपको पता होगा कि सऊदी अरब और यूएई की जानिब से ये पैगाम गया है कि ये जो आप शोशा छोड़ रहे हैं, अफवाहें छोड़ रहे हैं और आप हमले भी कर रहे हैं, बड़ा सख्त उन्होंने पैगाम। कुछ जो अमेरिकन सहाफ़ी हैं उसने जो एक खुलासा किया है कि कुछ वहाँ पर एजेंट्स पकड़े गए हैं मोसाद के और भारतीय रॉ के। अब एक बात और बड़ी यहाँ पे अहम है, जब ये जंग का आगाज़ हुआ था तो मैं एक बात बार बार कह रहा था कि चनों के हिसाब से, या आप सादा लोगों को समझाने के लिए करें, रेवड़ियों के हिसाब से उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल अभी भी पड़े हुए हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग जारी है, क्योंकि जो तल्ख तजर्बात हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उन्होंने जेर ज़मीन इतना कुछ ज़ख़ीरा किया हुआ है कि अभी आप देखें 30,000 से 35,000
डॉलर का जो ड्रोन है उसको इंटरसेप्ट कितने वाले से किया जा रहा है? 45 से 60 लाख का जो इंटरसेप्टर है उसके जरिए उसको जो इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो अब आप मुझे बताएं किस तरह आप इसका कंपैरिजन करेंगे, किस तरह आप इसका मुकाबला करेंगे? ठीक हो गया। इवन के एक और बात, जी। आने वाले दिनों में खुदा ना करे किस तरह की सूरत हाल मजीद पैदा हो, अल्लाह करे कि ये जंग बंद हो जाए, तो फिर शायद ईरान अपने सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक भी जो है वो शायद मैदान में ले आए। कुछ लास्ट में रेड साहब कहना चाहेंगे? जी, मेरे ख्याल में बहुत सूरत हाल जो है वो जिस तरह बात हो रही है कि वक्त के साथ और गंभीर होती जाएगी, तो रशिया को, चाइना को, एशिया के तमाम ममालिक को मेरे ख्याल में एक्टिव होने की जरूरत है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में कोई नई शराबबंदियां भी देख रहे हैं रेड साहब? इसराइल और अमेरिका पर प्रेशर डालने की जरूरत है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये जंग तमाम इंसानियत के लिए खतरनाक होती जा रही है। चले, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सईद अहमद रेड साहब, डॉक्टर सुदस मुस्तकीम, डॉक्टर सजाद बुखारी, थैंक यू सो मच। कल फिर नाज़रीन आपसे होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।